इसी में आपको नृत्य, संगीत, जितने तरह की कला है, सबको पढ़ना है हमको, ठीक है? तो हम उसको एक-एक करके चलते हैं। शुरुआत आज करते हैं पहले यहाँ से, झारखंड की कला और संस्कृति से। ऐसे आप जान लीजिए कि झारखंड कला और संस्कृति के मामले में काफ़ी समृद्ध है। इसीलिए कहा गया है कि झारखंड के लोगों का चलना नृत्य है और बोलना संगीत है। न केवल यहाँ के संदर्भ में, माने झारखंड के संदर्भ में कहा, बल्कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जितने भी आपके इस देश में शेड्यूल एरिया हैं, उन सभी शेड्यूल एरिया में इन बातों को कहा गया है। चाहे वह असम चले जाइए, चाहे आंध्र प्रदेश चले जाइए, जब वहाँ के लोक कला को देखिएगा, लोक नृत्य को देखिएगा, लोक संगीत को देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन विविधता ज़्यादा नहीं है। यहाँ अलग नाम से करते हैं, वहाँ अलग नाम से करते हैं, लेकिन ढेर सारी लोक कलाएं और लोक नृत्य और संगीत हैं। तो उसी में देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत हम झारखंड का लोक साहित्य, ठीक है, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करेंगे, ये पूरे में। अब लोक साहित्य किसको कहेंगे? लोक साहित्य किसको? सबके आगे लोक लग गया है। हम संगीत जानते हैं, हम गीत जानते हैं, लेकिन सबके आगे लोक लग गया है। लोक का मतलब ये समझिए कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा समान रूप से प्रयोग में किया जाने वाला, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे वो अन्य कोई भी शैली हो। तो जो आम लोगों के द्वारा परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है, उसी को हम लोग लोक कह दिए। और हर राज्य का अपना लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। तो सबका अपना अपना चीज। तो सबके आगे जहाँ लोक लग गया, यानी समझिए वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं है। शास्त्रीय संगीत क्या है कि हम निश्चित सुर और ताल में गाते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग विधाएं दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोई विधा नहीं होती है, बल्कि सामान्य रूप से जो लोगों के द्वारा जिस रूप में गा दिया जाए, जिस रूप में बोल दिया जाए, जिस रूप में लिख दिया जाए, वही लोक कहलाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए गीत, बनाए गए संगीत, बनाए गए साहित्य को ही लोक शब्द कहा गया। ठीक है। अब लोक साहित्य का आशय उस साहित्य से है की रचना आम लोगों के द्वारा, जन साधारण के द्वारा की गई है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए जनजीवन में प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है। और ये हमारे जो लोक साहित्य है, ये हमारे संस्कार को बताने वाला, यह हमारे संस्कृति को बताने वाला, यह हमारे व्यवहार और आचार को बताने वाला ये सबसे अच्छा माध्यम था। जब शिक्षा का बहुत प्रसार नहीं था, तब भी लोग समझदार होते थे, तब भी इससे ज्यादा लोग ज्ञानी होते थे। किताब पढ़कर ज्ञान उन लोग को जब नहीं मिलता था, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान कैसे गया? दादा दादी की कहानी सुने, नाना नानी की कहानी सुने, और ये प्रक्रिया शुरुआत होती है उपनिषद काल से। यानी वेदों के अध्ययन के लिए पहले कौन सा व्यवस्था था? आश्रम व्यवस्था, जहाँ पर लोग गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल के द्वारा सीधे मौखिक रूप से उन्हें ज्ञान दिया जाता था। ना कोई कॉपी था, ना कोई कलम था, बल्कि वह मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था, और उसी मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करके वह समाज के अन्य वर्गों को बताते जाते थे। तो इसमें दादा दादी की कहानियों में या नाना नानी की कहानियों में आपके व्यवहार का, नैतिक मूल्यों का, सभी चीज़ों का सभी चीज़ें समाहित होती थी। और जब उसको हम लिखने पढ़ने लगे, हम समझने लगे, तो उसको एक शब्दों के रूप में जब रचना कर दिए तो लोक साहित्य कहलाया। तो जन साधारण के द्वारा लिखी गई वो साहित्य, जिसमें उस समय के, उस क्षेत्र के, उस क्षेत्र के लोगों के विशेष गुणों को या विशेष संस्कृति को बताया गया, वो लोक साहित्य कहलाया। और ये संपूर्ण मानव जीवन का एक इतिहास बताता है। ये कब से चले आ रहा है ये कहना मुश्किल है। तो क्या कहा गया?
ये उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास पुराना है। उस समय से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लोग कहते आ रहे हैं और उस समय से ये चलते आ रहा है, तो वो लोक साहित्य में आ गए। लोक साहित्य की भाषा साधारण भाषा होती है। लोक साहित्य की रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का योगदान होता है। लोक साहित्य के अंतर्गत कई विषयों को रखा जाता है, जिसमें लोक कथा, लोक नाट्य, लोकगीत, लोकोक्ति, कहावत, पहेली इत्यादि शामिल होते हैं। अब जितने भी हम एक एक करके सब में आएंगे, लोक कथा पर भी आएंगे, लोक नाट्य पर भी आएंगे, लोकगीत और लोकोक्ति, कहावत और पहेली पर भी आएंगे। अब लोक नाट्य क्या है? प्रारंभिक समय में लोगों के पास मनोरंजन के लिए कोई संसाधन नहीं था। जब शुरुआती सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो मनोरंजन के लिए वो क्या प्रयोग करते थे? मनोरंजन का साधन प्रारंभिक समय में क्या था? लैपटॉप, सिनेमा हॉल, टीवी, हाँ, नाटक। नाटक बहुत बाद में आया। हाँ, मछली पकड़ना, हाँ, शिकार करना, बाघ बकरी खेलना, बाघ बकरी क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टक खेलना आप लोग का, हाँ, ऑस्टा बोलते थे। वो लड़कियां उठाती है फेंक देती है, उठाती फेंकती है, हाँ? वो क्या था? वो प्रारंभिक समय में लोगों के मनोरंजन के साधन थे। आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखे हम लोग कि कई ऐसे चबूतरे मिले जहां से अनाजों का परिष्कृत किया जाता था, और खासकर जो मोहनजोदड़ो के दोनों किनारे पर मिले, उन चबूतरों पर एक आकृति बनाई होती थी जो बाघ बकरी का खेलते हैं तो चार कोने पर 4 बाघ और 20 ठो बकरी, है ना, वो 4 ठो पत्थर रखते थे और इमली का बीज रखते थे, है ना। तो वो उस तरह से परंपरा की शुरुआत हुई। जब लोग सभ्य होने लगे तो ऐतिहासिक कथाओं पर या पौराणिक कथाओं पर, वीर गाथाओं पर या सामाजिक मूल्यों पर लोग नाटक का चित्रण करने लगे। तो आम लोगों के द्वारा उनके आचरण को बताने के लिए, उनके नैतिक मूल्यों को बताने के लिए, उनके समय में ऐतिहासिक घटनाओं को बताने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए वो लोक नाट्य बन गए। तो अभी लोक नाट्य का कोई एक हिस्सा बताइए बेटी। अभी लोक नाट्य कुछ चलता है? अभी भी परंपरा जिंदा है या खत्म हो गया? लोक नाट्य, जतरा पार्टी देखें, जतरा देखें, पपेट देखें आप लोग, कठपुतली, कठपुतली देखें, शायद अंतिम पीढ़ी होगा इसके बाद कोई कठपुतली देखेगा नहीं। हाँ, एक ही व्यक्ति के द्वारा तरह तरह की आवाज निकालना, एक ही व्यक्ति के द्वारा अपने उंगलियों के इशारे पर अलग अलग पात्रों का ये बनाना, ये सब क्या था? लोक कला था। और लोक कला में लोक नाट्य था। पपेट में क्या दिखाए जाते थे, या पुतली खेल में क्या दिखाए जाते थे? आप जतरा देखते हैं तो क्या देखते हैं? कोई ऐतिहासिक घटना की कहानी, और उस घटना पर आपको मंचन करते हुए कलाकार दिखाई देते थे, तो वो लोक नाट्य कहलाया। जो उस क्षेत्र में अपने नाटक या अपने अभिनय के आधार पर लोगों को अपने सामाजिक परंपराओं से जोड़ने का काम किया, वो लोक नाट्य कहलाया। देखिए, ये कह रहे जनजातियों को नृत्य और संगीत एक दूसरे का पूरक माना जाता है। राज्य में जनजातियों का अपना अलग समाज होता है। जतरा या मेला लोक नाट्य का ही एक हिस्सा है। ये कई गांव में इसके लिए विशेष मंच बनाए जाते थे। जहां होता था वो अस्थायी रूप से होता था कि हम सावन में ये काम करेंगे, हम भादों में ये वाला नाटक करेंगे। अब रामलीला, रासलीला, ये सब क्या था? ये सब लोक नाट्य का हिस्सा था, जहां पर गांव के ही लोग रावण भी बनते थे, राम भी बनते थे, और इसके माध्यम से वह समाज के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देते थे कि समाज में क्या क्या कैसा चलता है। तो लोकनाट्य क्या हो गया? तो जतरा, अब झारखंड का लोकनाट्य में क्या आ गया? जतरा, ठीक है। अब फिर आया लोकगीत, ठीक है। लोकगीत क्या बोल रहे हैं? लोकगीत वे गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्य तौर पर लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा गया। यानी ठीक उसी तरह, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल,
यानी लोगों के लिए रचना किया गया, लोगों के द्वारा रचना किया गया और लोगों का रचना किया गया। वो क्या कहलाया? लोकगीत कहलाया। अब लोकगीत का जब हम पूरा जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे। लोकगीतों को पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न अवसरों पर गायन होता आ रहा है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता आ रहा है, लेकिन अब खत्म हो रहा है। लोकगीत अब खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जितने भी आप शादी ब्याह के गीत हैं, हर अवसर पर गीत गाए जाते थे। चाहे आप धान काटने जाओ, चाहे धान लगाने जाओ, चाहे आप किसी शुभ अवसर पर जाएंगे तो हम करेंगे। यहाँ तक कि लोग को जब माने सामूहिक रूप से जब कोई कार्यक्रम भी करते थे तो लोक गीतों का आयोजन होता था। यानी 16 संस्कार जो जीवन के थे, हर अवसर पर कुछ न कुछ गीत गाए जाते थे। यानी बच्चे के जन्म पर सोहराई गाया जाता था, है ना। सोहराई मतलब माने उसको जन सोहराई, आपकी भाषा में हम सोहराई कर दिए, हम लोग की भाषा में सोहराई कहा जाता है, लेकिन हम लोग की भाषा में उसी को सोहराई कहा जाता है। ये आपका सोहराई क्या है? आपका सोहराई पशुओं के समय पशुओं के लिए गीत है, पर्व का पर्व है। लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो गीत होती है, जब बच्चे के लिए विवाह होता है, बच्चे का विवाह होता है तब गीत होता है, जब उसका कान छेदन होता है तब गीत होता है। तो ये क्या है? यानी हर परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बताने के लिए लोकगीतों के माध्यम से लोकगीतों का सहारा लिया गया। और वही लोकगीत आज हमारे झारखंड की संस्कृति को या किसी भी राज्य की संस्कृति को लेकर चल रहा है। ठीक है, कौन कौन सा लोकगीत है आगे हम पढ़ेंगे। अब लोक कथा क्या है? ठीक है, लोक कथा किसी समाज की वह कथाएं जो मौखिक तौर पर उस समाज में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। यह कथाएं किसी समाज, जाति, संप्रदाय या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की होती है या केवल आम कथाएं किसी समान व्यक्ति की होती है। यानी यह तो या तो पूरा समाज का होगा या किसी व्यक्ति जिसको आदर्श लोग मानते हैं उसका उदाहरण देकर बताया जाएगा, या तो फिर पूरे समाज के उन चीजों को बताने के लिए किया जाएगा जिससे कुछ बदलाव चाहते हैं लोग। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में ज्ञान, समझ और नैतिक मूल्यों की जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। संताली लोक कथाओं का संग्रहण ये पूछा है ना। ये पीओ बोर्डिंग, ये जो नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पीओ बोर्डिंग, ये संथाली का पूछा है कि संताली लोक कथाओं का संग्रहण किसके द्वारा की गई है? तो पीओ बोर्डिंग के द्वारा। और उसी तरह से जो उरांव समाज के लोग की हैं तो वो क्या दिखा, उसकी क्या दिया? ये शांति प्रबल बाखला, है ना। ये पहले पूछ लिया है तो अब चांसेस इसका होगा कि जितने भी आपके लोकगीत, लोक कथा हैं, लोक कथा को एक जगह पर संग्रहित किया गया जो प्राचीन काल से आपके समाज में बोले जा रहे हैं, उसको एक पीओ बोर्डिंग और ये शांति प्रबल बाखला को ध्यान में रखिएगा। अब लोकोक्ति क्या हो गया? क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य का कहा जाता है। इन वाक्यों में लोगों के अनुभव का असर होता है। इनकी उत्पत्ति और रचनात्मक नहीं होते हैं, इनकी उत्पत्ति और रचनाकार नहीं होते हैं। एक ठो लोकोक्ति कहिए तो हमें, कोई एक ठो भी लोकोक्ति कहिए अपनी भाषा में प्रचलित या हिंदी में प्रचलित है। कहावत, लोकोक्ति या बुझौल? बुझौल, अरे कोई एक उदाहरण दीजिए लोकोक्ति का। अनकरधर, अनकरधन विक्रम राजा। क्या इससे क्या समझे इसका मतलब? यानी दूसरे का धन की आपको बहुत अधिक परवाह नहीं होती है, लेकिन अपनी संपत्ति का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी ऐसा कोई कथन जो समाज में बहुत प्रचलन में है ना, समाज में बहुत प्रचलन में है। और क्या है वो? वह हमेशा किसी न किसी उदाहरण को देकर बताया जाता है। लोकोक्ति बताओ जी एक ठो अपनी भाषा में, कुड़माली में लोकोक्ति बताइए। अरे वो हिंदी में अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा ये आपका हिंदी में हो गया। क्या कुड़माली पढ़ रहे हो? हाँ, आप अपनी भाषा में संथाली में बताइए। भाई आपकी सिलेबस में है भरत,
एक तो लोकोक्ति कुछ भी नहीं यार, भाषा की भी तैयारी नहीं कर। बंगला में वो हिंदी में, अजल गगरी छलकत जाए हिंदी में, अपनी भाषा में कोई एक बताइए जो लोक प्रचलन में है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रही क्या यार मशांग? आपके इस सिलेबस में है तो कब पढ़ेंगे? 5 नंबर सीधे लोकोक्ति 5 नंबर का है आपका, है ना। अपनी भाषा को तो कम से कम ठीक लोकोक्ति याद नहीं आया। ठीक है। अब ऐसा कोई शब्द जैसे ये लोग आप जो कह रहे हैं ना, वो पहेलियां हैं, कहावतें हैं वो, है ना। लोकोक्ति का मतलब लोगों की उक्ति, है ना, लोगों की उक्ति। अब क्या बोलता है ना, कि ज्यादा चालाक जो होते हैं वो 4 जगह मखते हैं, है ना। ज्यादा चालाक जो होते हैं वो 4 जगह मखते हैं। ठीक है। ये ढेर सियाना क्या बोल रहा है? ढेर सियाना मूर्ख बहुत, है ना। मूर्खे 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 खाए, ये कहलाता है। यानी उसको कुलमाली में ढेर सियाना मूर्खे खाए। जो ज्यादा चालाक होते हैं वो सबसे बड़ा मूर्खता दिखाता है। अब जैसे उसका उदाहरण दिया था, केरिया बहु पढ़ा ना। क्या कर रहा तुम लोग यार, अपनी भाषा भी नहीं पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ लिए। अब उसमें क्या, अब उसी केरिया बहु में क्या बताया? केरिया बहु में क्या बताया गौतम? हाँ, यानी कि व्यक्ति के कर्म को देखना चाहिए, रंग रूप से नहीं जाना चाहिए। और वो क्या है कि हर जगह छांटते जाता है। और जो चालाक ज्यादा होता है, मूर्ख कैसे होता है? एक बार गया पैर में, उसको मान लीजिए कुछ लग गया है, तो पहले तो चप्पल में लगा था, उसका तो वो हाथ से उठाया। दूसरी बार मूर्ख बना, उसका तो वो उंगली में लिया, गोबर है कि और कुछ है ना। उसका सूंघ के देखा, है? तो 4 बार वो है। तो जो ज्यादा चालाक होता है ना, वो ज्यादा मूर्ख भी बनता है। वो इस तरह की कई बातें जो आमतौर पर प्रयोग में आता है, उसको लोकोक्ति कहा गया। फिर अब क्या, कहावतें। कहावतें क्या है? कहावतें समान बोलचाल में प्रयोग में आने वाला वाक्यांश को कहते हैं। का संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानियों से जुड़ा होता है। कहावतें प्राय सांकेतिक रूप से होती है, जिस प्रकार अलंकार काव्य के। हाँ, अब कहावत, लोकोक्ति और पहेली 3 अलग अलग चीज है। आपको ये सीधा हम इसकी परिभाषा इसलिए लिखा रहे हैं कि आप अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो आया था सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का, तो उसके प्रश्न में ये दिए गए थे, है ना। एक दिया गया था और ये बताया गया था कि यह लोकोक्ति है, पहेली है, बुझौल है, या और भी कुछ है ना। तो ये कहावत क्या होता है? कहावत के माध्यम से हम किसी भी भाषा को और अधिक मजबूत और अपनी बातों को समृद्ध रूप से रखने की सक्षमता को पाते हैं। जैसे क्या बोला, अलंकार किसी भी गद्य को और ज्यादा सुसज्जित कर देता है, कहावत भी और उसकी भाषा को और मजबूत कर देता है ना। ये कहावत, उसमें हम उस कहावत सबका उदाहरण भी देंगे, है ना। देखिए, कहावतें प्राय सांकेतिक रूप से प्रयोग होती है। जिस प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसी प्रकार कहावतों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है। बोलचाल की भाषा में कहावतें का प्रयोग वक्ता के कथन के प्रभाव में वृद्धि होती है, और साहित्यिक भाषा में कहावतें का प्रयोग साहित्य समृद्धि मिलती है। सीधे प्रश्न पूछे थे कि साहित्य को और समृद्ध और प्रभावशाली बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कहावत का, लोकोक्ति का, बुझौल का, पहेली का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो ये सभी चीजें जो है, यह किसी भी भाषा को समृद्धता की ओर ले जाता है, वो उसको कहा गया कहावत। ठीक है। अब इसके बाद जो है पहेली, पहेली या बुझौल, पहेली होगा क्या? अब पहेली तो बोलेंगे, 1-2 ठो बताएंगे। किसी व्यक्ति की समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य या वर्णन को पहेली कहते हैं। ठीक है, पहेली कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की विशेषता को घुमा फिराकर भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया गया हो
और उसे समझने या विशेष वस्तु को नाम बताने का प्रस्ताव किया गया हो को पहेली या बुझव्वल भी कहते हैं। यानी हम किसी बात को सीधे नहीं कहकर बल्कि उस बात को भ्रामक तरीके से कहेंगे और आपकी ज्ञान की परीक्षा लेंगे। हाँ, उसको क्या कहा गया? पहेली। जैसे एक तो पहेली बता दूं, हिंदी में ही बता दीजिए। कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। हाँ, अब क्या है ये? हाँ, नारियल। हाँ, पिन बुलाए डॉक्टर आए बिना रोग इंजेक्शन लगाए। हाँ, ये सब क्या है? हाँ, पिन बुलाए डॉक्टर आए बिना रोग इंजेक्शन लगाए, ये सब क्या है? पहेली। तो हर भाषा में ऐसे ऐसे शब्द जिसके माध्यम से हम भ्रामक बात को कहकर वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं, उसको पहेली या बुझव्वल कहते हैं। ये हमारे लोक साहित्य का हिस्सा है, ये लोक साहित्य का हिस्सा है। अब यहाँ से हम कला में आएंगे, है ना, साहित्य का हिस्सा है। अब यहाँ पर कला में जब जाएंगे तो देखिए, कला का मतलब बड़ा समृद्ध शब्द है। अब हम अगर लिख रहे हैं तो भी एक कला है, बोल रहे हैं तो भी एक कला है। इसको कहें लेखन कला और इसको कहें वाचन कला। तो कला का बहुत समृद्ध क्षेत्र है। तो झारखंड में जिन कला के माध्यम से उसे विशिष्ट पहचान मिली है, उस कला को हम लोग एक एक करके अध्ययन करना है। अब कला के अंतर्गत क्या है? देखिए, हम अब स्थापत्य कला से लेकर वर्तमान जो जनजातीय कला है सभी चीजों को देखेंगे। और इस कला से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, इस कला से एक प्रश्न रहेगा। देखिए, झारखंड में अलग अलग कलाओं का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है, कारण कि झारखंड के विकास में यहाँ के जनजातियों का योगदान रहा। जब यहाँ मुगल आए तो मुगलों का योगदान रहा, जब यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का योगदान रहा। यानी सभी लोग यहाँ पर एक एक करते आए, इसीलिए यहाँ पर विस्तृत कला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ की जो पारंपरिक कला है वही मूल कला है। तो अब इसमें क्या है? देखिए, यहाँ के प्राचीन मंदिरों, किलों, खंडहरों में स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला क्या दिखाए हम? यानी भवन में, मंदिर में, स्मारक में उसको जिस तरीके से बनाया गया उसको हम कला कहें। और कला की भारत में 3 शैलियां प्रचलन में रही, 3 शैलियां प्रचलन में रही। एक शैली को कहें, एक शैली को कहें नागर शैली, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली, ये तीनों की क्या विशेषताएं हैं? ये तीनों की क्या विशेषता थी? और झारखंड में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ? तो देखिए, और इस विशेषता को हम देखेंगे, ये स्थापत्य कला का शैली है, यानी भवन निर्माण की शैली है। और इसके बाद इसमें जो 3 शैलियां थी, यानी इस 3 शैली में नागर शैली क्या था? नागर शैली में कोई विशेष आकृति नहीं होती थी, बल्कि वो मंदिर जितने भी उत्तर भारत में बने हुए हैं सब नागर शैली था। यानी भवन निर्माण की कला है। जब हम व्यक्ति का निर्माण या मूर्ति का निर्माण करेंगे तो वो एक अलग अलग शैली कहलाती है, वह यूनानी शैली कहलाती है, वह भारतीय शैली कहलाती है। लेकिन जब भवन निर्माण की शैली को पढ़ेंगे तो केवल 3 शैली। तो यहाँ पर झारखंड में जो कौन सी शैली मिल रही है? हाँ, बेसर। क्या है ये? क्या है बेसर शैली? हाँ हाँ, वो नहीं होगा। अच्छा, देखिए, ये ऐसे समझिए कि जब कभी कोई निर्माण होता है और सीधे बिना किसी कलाकृति के वह सीधे बनाए जाते हों और उसका गर्भगृह उसके शीर्ष मंडप के ठीक नीचे हो, यानी यहाँ के ठीक नीचे हो, तो उसको कहेंगे हम सीधे
नागर शैली, ऐसा शैली जहां पर भवन का स्मारक का निर्माण जो होगा वो सपाट होगा, ये सपाट होगा, उसको कहेंगे हम नागर शैली। जिस शैली में हम प्रदक्षिणा पथ बनाएंगे और साथ साथ उसके शीर्ष पर या उसके शिखर पर हम अलग अलग दूर दूर आकृति बनाएंगे, तो वो कहलाएगा बेसर शैली। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से जब होगा तो ये कहलाएगा बेसर शैली। और यहाँ पर जो होगा वह आपका ठीक सब में वही होगा, चारों तरफ घूमने के लिए स्पेस दिए रहेंगे जहां पर आसानी से आप प्रदक्षिणा पथ पर घूम सकते हैं। और द्रविड़ शैली में क्या होगा कि ये जो आकृति है, शीर्ष का आकृति जो होगा, ये सभी आकृति बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटे होंगे, बहुत छोटे छोटे आकृतियों में बटे होंगे, तो ये आकृति क्या कहलाएगा? द्रविड़ शैली। और इसके आगे बहुत बड़े प्रदक्षिणा पथ होंगे। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होंगे, कहा उत्तर भारत कहने का मतलब अगर आप चले जाइए उत्तर प्रदेश तक, आप बद्रीनाथ चले जाइए, आप केदारनाथ चले जाइए, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां पर सभी मंदिरों का निर्माण इस शैली से हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश से जैसे ही आपके उड़ीसा तक आएंगे, वहां सभी जगह पर बेसर शैली मिलेंगे। वहां पर ये जो आकृति है वह दूर दूर तक आकृति दिखाई देगी। जैसे आप चल जाइए जगन्नाथ पुरी का मंदिर, जैसे देवघर देख लीजिए, लेकिन आप दक्षिण में चले जाएंगे तो ये आकृति और निकट हो जाएगी और वो कहलाएगा द्रविड़ शैली। जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर या महाबलीपुरम का मंदिर, ये तीन शैलियां। तो झारखंड में किस शैली का विकास हुआ? बेसर शैली का। अब बेसर शैली का विकास हुआ और इस बेसर शैली के विकास के क्रम में ही देखिए, अब राज्य के पूर्वी भाग में उड़िया स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। जैसे धारूहेड़ा, पड़ाडीह और बुंडू के मंदिरों की कला, यानी यहां पर जब दिखाई दिया कि उड़िया शैली किस पर निर्भर है? बेसर शैली पर। जहां पर धीरे धीरे वह गुंबद का आकार में परिवर्तन आएगा और छोटे छोटे स्टेप नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टेप बने होंगे। आप बाबा धाम का मंदिर देखे हैं ना भाई? हाँ, ये आप अगर तीन मंदिरों की हम यहाँ पर कल्पना करें, तीन मंदिरों को देखें और तीन मंदिरों को देखकर अगर आपको हम कहें कि ये अब दिखाएं आपको केदारनाथ, केदारनाथ, ये केदारनाथ का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर साफ दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? सपाट है एकदम, देख रहे हैं? ये सपाट है और ऊपर में चौड़ा बना हुआ है, ये ऊपर में चौड़ा बना हुआ है। अब इसी के बाद अगर हम आ जाए काशी विश्वनाथ में, ठीक है, काशी विश्वनाथ में अभी काशी विश्वनाथ क्यों चर्चा में है बाबू? यहाँ से उसका शिखर बदलने लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर कई शिखर बनाए गए, लेकिन सभी शिखर कैसे हैं? सभी शिखर कैसे? एक के बाद स्टेप नहीं के बल्कि उसी में आकृति बनाई गई है। और इसके बाद आप आ जाएंगे बैद्यनाथ में, है ना। क्या बात, बहुत स्लो है क्या आज? हम्म।
देख रहे हैं? यहाँ स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी मंदिर हैं सब ये देवघर का, ये शिव मंदिर है और वो पार्वती मंदिर है। जितने भी उस क्षेत्र में मंदिर बने हुए हैं वो सब इसी आकृति का होगा। अब जगन्नाथ में भी इसी तरह की आकृति मिलेगी, जगन्नाथ में भी इसी तरह की आकृति मिलेगी। और मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, ये जो कहलाया ना, ये चारों ओर जो घेरा जैसा दिया वो प्रदक्षिणा पथ कहलाया। लेकिन आपको इस मंदिर में कहीं भी प्रदक्षिणा पथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसमें कहीं भी प्रदक्षिणा पथ नहीं दिखाई देगा, यानी कि मंदिर के चारों ओर घूमने का कोई जगह नहीं दिया है और नहीं दिया गया। लेकिन अगर दक्षिण में हम चले जाए, यहाँ से दक्षिण में चले जाए, अब दक्षिण का हम मीनाक्षी मंदिर को दे रहे हैं, है ना, मीनाक्षी मंदिर। देखिए यहाँ पर देखेंगे जब हम, यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप बनेंगे, यहाँ छोटे छोटे स्टेप बनेंगे। या मदुरई में जाएंगे तो भी आपको छोटे छोटे स्टेप बनेंगे। ये दिख रहे ना, ये जितना दिख रहा है ये छोटा छोटा स्टेप में बना हुआ है। ये भव्य मंदिर, इसको कहा गया द्रविड़ शैली। और इसके चारों ओर देखिएगा प्रदक्षिणा पथ बना हुआ होगा। ये मंदिर के चारों ओर जो तरफ है प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है कि आप जाएंगे तो मंदिर में घूमने के लिए आपको पूरा स्पेस दिया जाएगा, वो प्रदक्षिणा पथ कहलाएगा। तो ये तीन शैलियों में से हमारे झारखंड का जो शैली था बेसर शैली था। अब इसमें भी क्या है कि अगर हम उड़ीसा के निकट हैं, जो आपका तीन दारूहेड़ा कहें, आपका बुंडू कहें, इन सब क्षेत्रों में जो मिल रहा है हमें, वह आपका इसी बेसर शैली का ही एक हिस्सा मिल रहा है और इसी बेसर शैली को हम देख रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? हम्म, ये था ना, है ना, उड़िया स्थापत्य कला का प्रभाव दिख रहा है। धारूहेड़ा, पहाड़ी और बुंडू, ये जो धारूहेड़ा आपको दिखाई दे रहा है वह सरायकेला खरसवा का शैली है। ठीक है, आप बढ़ाडी जो देख रहे हैं आपका खूंटी के समीप, और ये बुंडू को देख रहे हैं जो अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं, क्या कौन सा मंदिर है? देवड़ी मंदिर। सूर्य मंदिर तो यार अभी आधुनिक काल का मंदिर है, वो प्राचीन काल का मंदिर नहीं है। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर में देखिए स्टेप बाय स्टेप बना गया है, तो उड़ीसा शैली और इस शैली से मिश्रण किया हुआ है। ठीक है, लोहरदग्गा के वासुदेव मंदिर, लोहरदग्गा के वासुदेव मंदिर और दालमी के विष्णु मंदिर में हिंदू धर्म की स्थापत्य कला परिलक्षित होती है। और जहां पर यहाँ अंग्रेज का आना शुरू हुआ, जहाँ गिरजाघर बनना शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ? पाश्चात्य स्थापत्य कला। तो उसके गिरजाघर में आधुनिक तरीके से उनको विज्ञान के दृष्टिकोण से बनाया जाता था और हम धर्म के दृष्टिकोण से देखते थे। तो यहाँ पर गोथिक शैली दिखाई दे रहा है। गोथिक शैली क्या है? गोथिक शैली में जब हम किसी भी आकृति को स्टेप बाय स्टेप बनाकर उस पर बड़ा श्रृंखला निकालते जाएंगे तो गोथिक शैली कहलाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि गोथिक शैली का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो वो रांची का जो गिरजाघर है वो गोथिक शैली का उदाहरण है। अब यहाँ पर उसी कला में देख रहे हैं, ये हमने क्या बोला? स्थापत्य कला की बात कही, स्थापत्य कला की बात कही। अब क्या है? चित्रकला। राज्य की जनजातियों में चित्रकला के संबंध में विशेष रुचि है, जो मिट्टी और लकड़ी के अपने घरों में उकेरी जाती है। ग्रामीण घरों की दीवारों पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, उस पर चांद, सूरज, पशु पक्षी की आदि प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं। संथाल और उरांव जनजाति में चित्रकला से विशेष लगाव रहा है। पर्व त्योहारों के अवसर पर चावल के माड़ में रंग मिलाकर दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र जनजातीय समाज द्वारा उकेरे जाते हैं। अभी ना देख रहे पक्का हो गया घर सब, लेकिन जो आज भी परंपरागत ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हर साल दिवाली के पहले पूरे घर की लिपाई होती है और लिपाई के बाद उस पर मिट्टी के रंगों से उसे रंग किया जाता है। तो यहाँ पर जो चित्रकला है वह आपको भित्ति चित्रकला के रूप में दिखाई देगी, आपको लकड़ी या घर के दरवाजे पर दिखाई देगी। ये
देखिए, अब लोक चित्रकला क्या है, लोक चित्रकला में क्या क्या पढ़ेंगे। झारखंड के जनजातियों में लोक चित्रकला एक प्रमुख कला है, जिसमें कोहबर, सोहराई, जादो पाटिया, बांधना इत्यादि प्रमुख लोक चित्रकला है। अब यही वही है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ नाम दे दिया लोक चित्रकला। ये वास्तव में क्या है, कोहबर है, कोहबर है। कोहबर किसको कहेंगे? शादी में यह प्रयोग में आता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वह हमारे प्राचीन काल के गुफा चित्रकला से मिलती जुलती। जब लोग अपने घरों में रहते थे, जब कोई अपना घर नहीं हुआ करता था, लोग घर बनाने की कला से अनभिज्ञ थे, तो गुफाओं में रहते थे। और गुफाओं में वह देवी देवताओं के चित्र, वह मानव के चित्र या अपने जो विशेष लगाव वाले चित्र है उसको बनाते थे। तो आज झारखंड में जो चित्रकला है, उस चित्रकला में कोहबर, जादो पाटिया, कोहबर, सोहराई, सोहराई और एक तो क्या था, जादो पाटिया, है ना। तो कोहबर चित्रकला में क्या, कोहबर है, सोहराई है, जादो पाटिया और बांधना, है ना, ये चार है। तो अब देखिए, यह पुरानी गुफा चित्रकला के रूप का विकसित रूप है। इस चित्रकला में सामान्यतः स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना आदि कोहबर चित्रकला की दीवारों पर अंकित किया जाता है। ये इसमें कोई कोहबर नहीं है ना, ये लगा दे। हाँ, ये कोहबर का चित्र है, ये कोहबर का चित्र ये वाला है। जब विवाह के बाद पहली बार दुल्हन दुल्हा के यहाँ आता है या दुल्हन दुल्हा शादी करने जाता है, तो उसे जिस कमरे में बैठाया जाता है उसको कोहबर कहा जाता है। यानी और लड़के वाले शादी के लिए गए तो उसे अपने घर में जिस कमरे में बैठाया जाएगा उसको कोहबर कहा जाता है। और जब लड़की उस घर में आएगी तो उसको पहले जिस घर में बैठाया जाएगा वो कोहबर कहलाता है। और उसमें अभी समय बदल गया, लोग पहले प्राकृतिक रंगों से रंगते थे, अब आलता से रंग बना देते हैं। आलता से लोग चित्र बना देते हैं जिसमें देवता के चित्र रहेंगे, स्त्री पुरुष के चित्र रहेंगे, सामाजिक नैतिक मूल्यों का चित्र रहेगा। एक कोहबर कला आपका झारखंड का एक कला है। और दूसरा जो कला दिखाई दे रहा है वो क्या है, सोहराई। इसको जीआई टैग मिल गया है, पता है, इसको झारखंड का जीआई टैग मिला है। जादव पाटिया को भी मिल गया। हाँ, क्या जीआई टैग, सुपर्णा, अजीत बाबू, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग क्या है? सामने से आप बताएंगे। हाँ, जीआई टैग क्या है? नहीं पता। झारखंड का जीआई टैग, बिहार का जीआई टैग, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला? यूपी को। यूपी का जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेत, यानी ऐसा विशेषता जिसके कारण वह क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है, जो केवल वहीं और वहीं होता है। जैसे आपको बनारस का क्या मिला था तो खूब चर्चा में आया था, बनारसी पान, है ना। बनारस का बनारसी पान और लखनऊ का लंगड़ा आम। लंगड़ा आम खाई है? हाँ, नहीं। कोलकाता का रसगुल्ला नहीं है, उड़ीसा को रसगुल्ला को जीआई टैग मिल गया, जब दे दिया उड़ीसा को दे दिया, उसके लिए ममता बनर्जी हल्ला कर दी, है ना, कि काहे आप दे दिए उसको, ये तो मेरी पहचान है, ये तो मेरी पहचान है। लेकिन रसगुल्ला का उपज कटक से शुरू होता है। रसगुल्ला आपकी कटक में सबसे पहले बनना शुरू हुआ था। और चूंकि उस समय बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तो इसीलिए वो उड़ीसा बंगाल का कहलाया या बंगाल का रसगुल्ला कहलाया। लेकिन जब जीआई टैग के विषय में आई तो वो कटक का रसगुल्ला को हम उड़ीसा का जीआई टैग दिए हैं रसगुल्ला को।
ठीक है, और वहां का जीआई टैग है। जीआई टैग भारत के एक संस्था है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग देने वाला ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, विपो से इसका कोई मतलब नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विपो, वो देश के अंदर आपको देता है। विपो आपका क्या देगा? कॉपीराइट देगा और पेटेंट देगा। ये कॉपीराइट और पेटेंट नहीं है, बल्कि कॉपीराइट पेटेंट से अलग हटकर किसी भी क्षेत्र की विशेषता को बताने वाला वह कला, वह फल, वह कोई भी ऐसा चीज जिसके चलते वह जाना जाता है। तो झारखंड सोहराई केवल कहाँ होता है? और बिहार की पेंटिंग को कहे तो कौन सा पेंटिंग बिहार का जीआई टैग है? मधुबनी पेंटिंग, जो केवल मधुबनी में ही बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग को बिहार की पहचान बना दी गई। ठीक उसी तरह से जादव पाटिया और ये आपका जीआई टैग है। तो सोहराई, ठीक है, जीआई टैग उस क्षेत्र का अगर कोई विशेष उपज होता तो उसको हम देते। फल के, फूल के, वहाँ के कोई उत्पाद के, किसी को भी दिया जाता है। तो कटक, अभी रसगुल्ला याद रखिए उड़ीसा का जीआई टैग है, नटकुनोट कलकत्ता का। और ऐसे भी आप जाइएगा तो अभी कटक के भी बाई बस गए हैं या बाई रोड उड़ीसा। तो एक कटक में एक जगह है, वो एनएचएआई पर ही है। वहाँ 1 रुपया से लेकर 200 रुपये तक के रसगुल्ले गरम गरम मिलते हैं। इतना छोटा से लेकर एक एक रसगुल्ला 2 किलो तक का भी मिलता है, गरम गरम बना रहा है। हाँ, कटक से थोड़ा सा आगे है ना, मतलब पहुंचने से पहले मिलता है। जगह का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वहां जाने से मिलेगा। आप तेरा मुंह का साइज कितना हो तय करेगा वहाँ, ठीक है। वो अपने मुंह के साइज के अनुसार बनाया जाता है वहां पर, ठीक है। ठीक। अब देखिए, ये सोहराई कला, चित्रकला कहाँ होता है? मैंने कहाँ का मतलब, ये दीवार पर बनाए जाते हैं या आपके कपड़े पर बनाए जाते हैं या किसी कागज पर बनाए जाते हैं? घर तो कभी रंगी नहीं है ना? घर तो कभी रंगी नहीं है। अब लड़कियां क्या बताती, सर जिस दिन कोई पर्व त्योहार होगा ना उस दिन छुट्टी मत दीजिएगा। काहे? घर में रहेंगे तो बड़ा काम करना पड़ता है ना? क्या, ठीक ना? हाँ, एक बहुत काम करना पड़ता था, उस दिन छुट्टी मत दीजिएगा, बाकी दिन दे दीजिए दूसरा दिन। उस दिन बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, तो काम से बचने के लिए पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, जादव पाड़ी सोराई में क्या है, जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है, घर, मिट्टी के घर हुआ करते थे, और वह बदरंग हो जाता है, मिट्टी जगह जगह छुड़ जाती है, तो हम मिट्टी से लेपते थे और लेप के उसके बाद उसको फिर से नए सिरे से रंगीन बनाते थे और आकर्षक बनाते थे। और वो ऐसे भी दीपावली, दशहरा के बाद का समय दीपावली का समय हो जाता है, और हम उस समय करते क्या लिखते हैं कि झारखंडी संस्कृति में सोहराई चित्रकला काफी पुराना है। इसका प्रचलन कहाँ शुरुआत हुआ था? ये ये देखिए, हजारीबाग के बादम से शुरू होता है। इसको की पहाड़िया, एक पहाड़ी का नाम है इसको, है ना? इसको की पहाड़िया, पहाड़िया गुफा में आज भी इस कला के चित्र मौजूद हैं। सोहराई चित्रकला में जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे का चित्र को उकेरा जाता है। यह चित्रकला वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से प्रारंभ होता है। इस कला में इस कला में कला के देवता, प्रजाति या पशुपति का विशेष चित्र बनाया जाता है। यानी जो मूल था, मूल में क्या था कि पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, और पशुपति शिव की माने एक बैल बनाया जाता था, और बैल के ऊपर एक व्यक्ति को दिखाया जाता था जो पशुपति होता। और वहां से फिर प्रकृति के जितने भी चित्र हैं जो आप अपने खेती के लिए प्रयोग में ला रहे हैं या आपके इस जैव मंडल में मौजूद हैं, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। इस कला शैली के अंतर्गत 2 शैली है, कुर्मी सोहराय और मंजू सोहराय। जो सदान लोग यूज करते हैं उसको कुर्मी सोहराय कहा गया, और जो जनजातीय लोग यूज करते हैं उसको गंजू सहलाय कहा गया। अब सदान कौन कहलाए? हाँ, अरे गैर जनजाति मतलब कोई, हाँ, गैर आदिवासी। ओ, हाँ हाँ, सदान कौन कहलाए? झारखंड में सदान भी पढ़ना है अभी हम लोग को। सदान किसको कहते हैं? क्या आप सदान हैं? जनजाति है?
जनजाति तो नहीं है। देखिए प्रदीप जी, सदान, अच्छा, तो क्या हम लोग यहाँ सदान है? नहीं। जो प्रारंभ से झारखंड में रहते आ रहे हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, हम लोग तो क्या है, बाहर से आकर यहाँ बसे हुए लोग हैं, लेकिन जो झारखंड के मूलवासी हैं और गैर जनजाति हैं, वो सदान है ना, वो सदान है। तब तो ये मांग करे कि हमारा कुड़मी आदिवासी, है ना, हाँ, तब ये मांग करे कि हमारा कुड़मी आदिवासी, यानी हम भी उसी काल से रहते आ रहे, हम भी झारखंड के मूलवासी हैं। और क्या सभी यहाँ पर गैर जनजातीय मूलवासी हैं? नहीं। तो वैसे लोग जो झारखंड में अतीत से रहते आ रहे हैं और जिनका मूल कर्म धर्म सब कुछ यही हुआ है, वो यहाँ के सदान कहलाए। और जनजाति और दो भागों में बटा हुआ था समाज, तो उसमें से वो लोग जो मूलतः यहाँ रहे हैं, मूलतः निर्माण के, वो सदान कहलाए। और सदान भी अपनी बात को इसलिए मंगवा रहे कि हमको मूलवासी का दर्जा दिया जाए और हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, इस आधार पर वो मांग रहे हैं। तो हम लोग यहाँ सदान नहीं है, हम लोग बिहार से भाग कर आए हुए लोग, भाग कर नहीं आए हैं, है ना, बुलाया था झारखंड वाला लोग, ठीक है, वो बुलाया है इसीलिए आए थे कि सरकार बुलाई थी कि आज यहाँ पर आपके जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा कमी है ना, तो आइए आप। तो हमको नहीं बोलते, हमारे बाबूजी को बुलाया था, तो उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ भी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दो तरह के सोहराई, एक सोहराई कौन, जो सदान लोग प्रयोग में करते हैं, उसको कहा गया कुर्मी सोहराय। कभी घर लिपि है? पक्का घर में जन्म ली तो लिपि है कहाँ, है ना, और लिपि की नहीं सुना ली, दर से गांव जाती ही नहीं है, शहर में है की है। अच्छा, तो मिट्टी कौन सा मिट्टी होता है? नाम होता है, हाँ लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, चीटा मिट्टी, हाँ चीटा मिट्टी बोल रही हो ठीक है। देखिए, अब लाल पीला कैसे होता है, लाल पीला कैसे होता है मिट्टी? खोड़ी माटी, हाँ, देखिए, अब उस समय जो यूज में किया जाता है, उसको पहले लीप दिया जाता था, उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें सूखने के बाद दोबारा लीपा जाता था ताकि फिर फटे नहीं। और उसमें जब लिपा जाता तो या तो गोबर या तो फिर कोई और मिट्टी को मिलाकर चिकना किया जाता था, हाँ, गोबर ही आमतौर पर मिलाया जाता है, उसको मिलकर चिकना किया था, और तब जाकर अंतिम स्थिति में हम अलग अलग रंगों से उस पर रंग करते थे। हाँ, मिट्टी से रंग, मतलब मिट्टी का ही रंग था, है ना। अब क्या है, खत्म। अब क्या, सीडी लगा देंगे, कांच लगा देंगे, अब कहाँ सोहराई कहाँ दिखाई देता है आपको? हाँ, ये सोहराई चित्रकला कहीं घर में दिखाई देता है? अब क्या है कि अलग अलग सीडी का, माने फूल पत्ती तो फूल क्या चीज का बनेगा, लेकिन वो आपको सोहराई चित्रकला नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके विकास के लिए हजारीबाग जिला के डिपूगढ़ में, ये इसी सोहराई कला के विकास के लिए हजारीबाग के डिपूगढ़ में एक अलग केंद्र बनाया गया है, जो केवल सोहराई कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जादव पाटिया क्या है? जादव पाटिया, इसको भी जीआई टैग है झारखंड का। ये क्या है, या तो कपड़े या कागज पर बनाए जाने वाला चित्रकला है। अब कितना लंबा कपड़ा होगा, क्या यह चित्रकला संथाल समाज के इतिहास और दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला शैली है, कला शैली है। चित्रकला की शैली को कपड़े या कागज पर बनाया जाता है, कपड़े पर सुई धागे से सिलकर 5 से 10 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा पट तैयार किया जाता है, यानी इस तरह का पट हो गया, ये इस तरह का पट हो गया, जादो पाटिया, पट पट यानी लंबा पट पट बनाया जाता है ना, पाट तैयार किया जाता है। इसमें अधिकांशतः वैसे चित्रों का चयन किया जाता है जो इस समाज के सांस्कृतिक नैतिक दृश्य को दिखा सके, ठीक है। यानी अब सांस्कृतिक दृश्य में आपको क्या दिखाएंगे, किसी नृत्य को दिखा दिया गया, किसी कला में आपको झूमर को दिखा दिया, कि सरहुल करते हुए महिलाओं को दिखा दिया, धान रोपते हुए महिलाओं को दिखा दिया, धान काटते हुए लोगों को दिखा दिया, ये इस तरह से दिखाई देती है।
इस शैली के चित्रकारों में ललित मोहन राय ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे। इनको कला श्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ललित मोहन राय को, ललित मोहन राय और हरेंद्र ठाकुर प्रमुख है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, इसमें खासियत क्या है, इसमें कोई नया कलाकार सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उसी पीढ़ी के लोग, उसी परिवार के लोग, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ये आगे बढ़ते जा रहा है। कोई नया पीढ़ी नहीं आ रहा है, बल्कि ये क्या है कि इस कला को अपनाते, ये शैली क्या, जादव पाटिया शैली के कलाकार वंश परंपरा के आधार पर इस कला को अपनाते आए हैं। झारखंड में कला के विकास के लिए कला मंदिर अलग से, ये रांची में है ना, कला मंदिर का गठन किया गया है। इसी प्रकार एस्ट्रो आर्ट के माध्यम से, एस्ट्रो आर्ट अब नया बन रहा है कला, एस्ट्रो आर्ट है ना। ये एस्ट्रो आर्ट क्या है, पिछले बार पूछा हुआ था। हाँ, एस्ट्रो आर्ट क्या है, धान के पुआल से, देखिए लिखे, धान के पुआल होना चाहिए था, उल्टा हो गया, पुआल का प्रयोग किया जाता है और उसे पहले बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी के लेप दिए जाते हैं और उसे चिकना पाट जैसा बना दिया जाता है और उसके बाद अलग अलग कलाएं बनाई जाती है। तो ये जो कला केंद्र है, ये जो कला केंद्र, कला मंदिर की शाखाएं लगभग झारखंड के सभी शहरों में है। विष्णुपुर में इसका शाखा है, जो रांची में कला मंदिर है उसका, उसी का एक शाखा है। जो सिंहभूम जिला में या पूर्वी सिंहभूम जिला में ये पूरा का पूरा जितना झारखंड की कला हम लोग पढ़े, चाहे कोहबर कला हो, चाहे जादव पाटिया हो, चाहे आपका सोहराई हो, इस कला के विकास के लिए उसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसी से आगे बढ़ा पाट चित्रकारी, पाइट चित्रकारी या पाइटकार कहते हैं उसको, पाइटकार या पाइट चित्रकारी कहते हैं। और ये पाइटकार भरत, ये क्या है बाबू, ये क्या है, पाइट चित्रकारी। और ये कहाँ कहाँ का चित्रकारी है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम के धालबुमगढ़ का चित्रकारी है। अब ये कला विलुप्त होते जा रही है। आपका कला केंद्र आमाडूबी जो है, आमाडूबी में इसके विकास के लिए आगे बढ़ाया गया। ये किसी दीवार पर या ऊपर छत के सीलिंग पर आपको छोटे छोटे तितली के, पक्षी के या पशु के चित्र बनाए जाते हैं और वह जो चित्र होता है उसमें किसी भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग नहीं होता है और किसी भी आधुनिक कैनवास या ब्रश का प्रयोग नहीं होता है। और उस चित्रकला को कहा गया पाइटकार या पाइट चित्रकारी। ये लोग लंदन में जाकर पुरस्कृत होकर आए हैं पाइट चित्रकारी को, जो जादव पाटिया का ही एक विकसित रूप है। और इस कला को देखना है तो आप आमाडूबी जा सकते हैं। वहां पर अब सरकार के द्वारा इस कला को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो वहां पर जो पाइटकार एक है बचा हुआ, वो भी अब मरणासन स्थिति में है। वह लोग, ये बनाया गया था कि इस चित्रकला को आगे बढ़ाइए और लोगों तक ये पहुंचाइए, लेकिन सरकार ने किसी तरह का किसी को सहयोग नहीं दिया। के चलते यह चित्रकला अब माने मृत अवस्था में है। आप जब जाइएगा वहाँ तो वहाँ पर अलग से बना हुआ है झारखंड संस्कृति केंद्र या झारखंडी केंद्र है वो, और वहाँ पर दो भवन बने हुए, दो कमरे बने हुए, एक का नाम साल है और एक का नाम पियाल है। और उसके दीवार पर जब देखेंगे, उसके छत पर जब देखेंगे तो वहाँ पर पाइट चित्रकारी से पूरा का पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है और उसी को सिखाया जाता है, जो जादव पाटिया का ही एक रूप है। और छोटे छोटे पशु पक्षी का, तितली का या प्राकृतिक पेड़ पौधे का प्रयोग किया गया और चित्र बनाया गया और पूरा का पूरा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसमें कोई रासायनिक रंग प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा चित्रकला। अब ये भित्ति चित्रकला क्या है, ये भित्ति चित्रकला क्या है, भित्ति का मतलब दीवाल। ठीक है, देखिए झारखंड में संथाल समुदाय के द्वारा भित्ति चित्रकला की परंपरा काफी समृद्ध रही है। संथाल समुदाय अपने भित्ति चित्रण के इतिहास में अपनी प्राचीन स्थली चाय चंपागढ़, अब तो कोई बताएगा चाय चंपागढ़ क्या है। चाय चंपागढ़, प्राचीन स्थली चाय चंपागढ़ का उल्लेख करते हैं संथाल
चाय चंपा के आधुनिक संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। क्या है चाय चंपागढ़? कहाँ? हजारीबाग में। ये हजारीबाग में एक जगह है चाय चंपा। और जैसे आपको हमने बताया कि तो कोहबर का पहला कहाँ मिला? हजारीबाग में। सोहराई का पहले कहाँ मिला? हजारीबाग में। उसी तरह से ये आप जो भित्ति चित्रकला कर रहे हैं वह दीवालों पर उकेरे गए चित्रकला है। जो चाय चंपागढ़ का तुलना किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रकला से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जब पहली बार चित्रकला का सामने आया तो उस समय जैसा चित्र बना था उसी समय यहाँ भी उसी तरह के चित्र मिले हैं। तो ये माना जाता है कि संथाल समुदाय में उस समय जो चित्रकला थी वह चाय चंपागढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रकला से मिलती है। अब संथाली भित्ति चित्रों में फूल, लता, पौधा, मोर, मछली और ज्यामितीय आकृतियों को विविध प्रकार से सृजनात्मक और रचनात्मक से चित्रित की जाती है। फूल, पत्ती और लता का आलेखन उनके भित्ति चित्रों में खूब पाया जाता है। अब गौर से देखिएगा, किसी संथाल बहुल गांव में चले जाइए, जहां पर प्रवेश द्वार होगा, जहां दरवाजा होगा, हाँ, वहां का चित्रकला कैसा होता है? जहां दरवाजा होता है देखिएगा वहां पर या तो फूलों से सजा हुआ दिखाई देगा चित्रकला, इसके बगल बगल बगल, ये क्या है? या तो फूल का या तो पत्ता का पूरा बनाया जाएगा, है ना। और अब तो नहीं बनता, अब तो स्टिकर साट दिया जाता है। हाँ, हाँ, बनता है। तो एकदम जहां घोर, अब उतना दूर गए आप, यहाँ चले जाइए ना, पावड़ा चले जाइए, पावड़ा चलिए। आज भी कुछ घर ऐसे हैं जो आपको इस चित्रकला को दिखाई देगा। हाँ, पावड़ा में 2-3 घर बस रोड के किनारे है जो बड़ा खूबसूरत दिखता है ना, बहुत खूबसूरत दिखता है। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, है ना। ये क्या है? भित्ति चित्रकला में विशेषतः फूल पत्तियों का प्रयोग किया गया, और जहां खिड़की होगा वहां पर अलग प्रयोग होगा, ठीक है। अब ये देखिए, लता आलेखन, पत्तों को भी लता के रूप में दिखाया जाएगा। भित्ति चित्रण में सामान्यतः मिट्टी के रंगों का विभाजन आकृति और डिजाइन के आधार पर किया जाता है। अब वहां पर देखिए, बोले कि ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया गया, इस तरह से गोल गोल बनाए गए, कहीं ऐसे बनाए गए, कहीं ऐसे बनाए गए, कहीं वर्ग के रूप में बनाए गए, कहीं आयत के रूप में बनाए गए। वो जो अलग अलग डिजाइन बनाए गए, ये उनके चित्रकला का विषय होता है, या तो प्रकृति या ज्यामितीय चिन्ह। और किस ज्यामितीय चिन्ह में हम कौन कौन सा प्रयोग करेंगे। अब 2 तरह के, माने जो संथाल परगना है और छोटा नागपुर है, यानी प्राचीन काल में यह झारखंड जो है इसमें 2 ही आपका परगना था, 2 ही प्रमंडल था। उत्तर में संथाल परगना और दक्षिण में छोटा नागपुर। तो यहाँ दोनों तरह के माने दोनों क्षेत्र में संथालों के द्वारा अलग अलग प्रयोग में आते थे। वहां का चित्रकला अलग होता था और यहाँ का चित्रकला अलग होता था। चित्रकला एक ही है, लेकिन अब रंग अलग अलग प्रयोग में लाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे बोला कि विविध प्रकार के, ठीक है, भित्ति चित्रण में समानतः मिट्टी के रंगों का विभाजन आकृति और डिजाइन के आधार पर होता था। यानी अगर इसमें लाल दिए तो इसमें हरा देंगे, इसमें पीला देंगे, इसमें नीला देंगे। यानी हम क्रम से ही लगाते थे, और कैसे कौन कलर लगाएंगे वह उस ज्यामितीय चिन्ह पर प्रयोग करता था कि कहाँ किसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ था, नीचे आना था, संथाल परगना में कैसा यूज किया जाता था रंग का? हरा, नीला और लाल और काला, है ना। हरा, नीला, लाल और काला संथाल परगना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में काले मृदभांड के रचना के समान है। जब काले मृदभांड वाले चित्र मिले तो वहां इसी प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था। जब वैदिक काल में आएंगे तो काले लाल, BR यानी ब्लैक रेड ओपेक, ये मिलता है। तो उसका जो कला था वह आपको यहाँ मिलेगा कब? छोटा नागपुर में। तो यहाँ पर रंगों की आकृति बढ़ जाएगी। अब वहां पर क्या बोले, जबकि छोटा नागपुर में हरा, नीला, लाल, अब 2 जुड़ गया क्या? यानी हम अगर देखें ये 2 चीज, संथाल परगना में कैसा?
संथाल परगना में कैसा? नीला, हरा, लाल, और तीनों को अगर एक साथ मिला देंगे तो छोटा नागपुर में नीला, हरा, लाल, सफेद और पीला। ये आपका दो क्षेत्र हो गया। ये आधुनिकता को दर्शाता है और ये प्राचीनता को दर्शाता है। ये आधुनिकता को बताने वाला कहाँ का कला? छोटा नागपुर का। और संथाल परगना प्राचीनता की कला को दिखाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, जबकि छोटा नागपुर के भित्ति चित्रकला में हरा, नीला, लाल, सफेद और पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, जो आधुनिकता के भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ आएंगे शिल्प कला में। हम कला में कई तरह की कला बताए कि कला में हम बहुत सारी कला को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रचलन में है उसको देखिए। शिल्प कला मतलब क्या? शिल्प कला, शिल्प कला किसको कहते हैं? स्वेटर बुनना क्या उद्योग है या शिल्प कला है? हाँ, आमतौर पर हाथों से बनाए जाने वाले कला क्या कहलाएंगे? शिल्प कला। और झारखंड में शिल्प कला के मामले में बहुत जो नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। राज्य के जनजातीय समाज में हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण योगदान है। जनजातीय समाज जब आखेट पर जीवन यापन करते थे, यानी उनका जब जीवन यापन करने का एकमात्र माध्यम क्या था? आखेट। आखेट मतलब शिकार करना। प्रारंभिक समय में लोग कैसे रहते थे? जब खेती करना नहीं जानते थे तो उनका मूल व्यवसाय क्या था? शुरुआती दौर में शिकार करना। शिकार के बाद क्या सीखा लोगों ने? पशुपालन करना। पशुपालन के बाद क्या सीखा लोगों ने? खेती करना। तो अब ये धीरे धीरे विकसित होता गया। तो जब यहाँ के लोग प्रारंभिक काल में शिकार पर जीवन यापन करते थे, उस समय शिकार के जितने भी औजार होते थे, चाहे पत्थरों के बने हो चाहे लोहे के बने हो, वो सब के सब उनके द्वारा स्वतः तैयार किए जाते थे। चाहे मछली का शिकार करने का जाल हो, चाहे आपका भाला बनाना हो। देखिए उनके की आवश्यकताओं के औजार स्वयं बनाते थे। वो इस मामले में प्रारंभ से ही आत्मनिर्भर हैं। बांस के औजार, साल के पत्तियों का बर्तन, मछली पकड़ने के जाल, खजूर के पत्तियों के खिलौने, चटाई इत्यादि इनके शिल्प कला के उदाहरण हैं। रांची के आसपास के क्षेत्र में खजूर के पत्तों से बने खिलौने कई पीढ़ियों से बनाए जा रहे हैं। यानी रांची किसका केंद्र है? खजूर शिल्प कला का। खजूर शिल्प कला का। ठीक है, अब उरांव जनजाति की लड़कियां झिपली नामक आभूषण पहनती है। झिपली, हाँ, कैसा झिपली? अब उस समय उनमें प्रचलन में था, लेकिन अब जो है वह लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन में है। कान का झिपली पहनी है, पहनी होगी, लेकिन किसको बोलते हैं पता नहीं, है ना? क्या था? जब ये लंबा एकदम ताना लगेगा कान में, जब ये लंबे लंबे लगेंगे, यानी ये इस तरह से, वो झिपली जो होता था वह सीप से बना होता था, है ना? तो क्या बोलते थे उसको? पहनी है कभी? तो ये क्या, देखिए उरांव जनजाति की लड़कियां झिपली नामक आभूषण बनाती है। यह सीपों द्वारा घिसकर बनाया जाता था। इनके द्वारा पहनी जाने वाली कंठमाला मोती मूंगा लोहे के बनी होती थी। ठीक है, यानी उरांव जनजाति अपने शिल्प कला में विशेष रूप से बांस और दूसरा सीपों को रगड़कर अपने आभूषण बनाते थे। और उसके बाद ये जो दिख रहे हैं पंचे पाड़वंड, हाँ पाड़वंड,
नामक एक विशेष प्रकार का वस्त्र, क्या क्या बोलते हो, कमर पे पहनती है, पंची पहाड़ बोलते हैं। हाँ, ये क्या है? हाँ, कमर के नीचे संथाली महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है, जो सामान्यतः हरे रंग का होता है। हाँ, वस्त्र वस्त्र पंची पहाड़ बोलते हैं उसको। तो किताबों में पंची पावडर लिखा हुआ है ना। ये हरे रंग का एक कमर के नीचे पहनेंगे, जो दूर से उनको बड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी होती है, और उसको कहा जाता है पंची पावडर। फिर ये जो मलेर जाति है, मलेर समुदाय के लोग ढोकला कला का मलेर समुदाय में ढोकला कला का प्रचलन है, जो लोग धातु के कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। 2 बार पूछा गया, ये पूछा गया कि ये कहाँ होता है, ढोकला कला कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न को पलटिए, आपको मिल जाएंगे। ये बहरा गोड़ा बार बार पूछा गया है ना। वो केवल कुछ ही समुदाय के लोग मलेर वहां बचे हुए हैं, जो धातुओं से बने हुए चीजों को, यानी लोहे को गला के, उसके मोम को गला के, उस लोहे का आकृति फ्रेम बना दिया, और उसके अंदर हम डाल दिए लोहे को, और उसका जब उसको जमा दिया जाता है तब उसकी आकृति निकाली जाती है। तो इसमें भगवान के, पशु पक्षी के, हिरण के, मोर के, घोड़े के आकृति बनाए जाते। ये डोकला कला या ढोकला कला, ये डोकला कला ये आपका बहरा गोड़ा में ज्यादा प्रचलन में था। आप प्रश्नों को पलटिए, आपको डोकला कला मिल जाएगा। क्या है ये? कौन है? मलेर जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। उपयोग कहाँ है? बहरा गोड़ा पूरा घूम लिए हैं। आप जब आगे जाइएगा, खासकर जहाँ नवोदय विद्यालय है, क्या नाम है उसका, पूर्वांचल तो पूरा क्षेत्र को है, पूरा क्षेत्र को पूर्वांचल कहा गया है। हाँ, पड़सोल, पड़सोल से आगे जाकर बाएं तरफ के रास्ते के बहुत घना काजू जंगल है ना। घना काजू जंगल के अंदर जब जाएंगे, एकदम एकदम ठीक बॉर्डर इलाका, वो पश्चिम बंगाल से मिलेगा, है ना, पश्चिम बंगाल से मिलेगा। उस गांव का नाम याद नहीं, वहां पर केवल उसी समुदाय के लोग रहते हैं, और वह माने लोहे को गलाकर ये डोकला कला बनाते हैं। और ये फरमा पहले से तैयार है, फरमा पहले से तैयार है। उसमें पहले मोम को थोड़ा सा गीला कर दिया ताकि सटे नहीं उसमें, है ना, और उसके बाद उसमें डालते थे। ये ढोकला कला को 2 बार परीक्षा में पूछ चुका है, डोकला कला को, है ना। और ये धातु का कला है, और धातुओं को गलाकर बनाया जाता है, और बहरा गोड़ा इसकी विशिष्टता है। ये सबसे बड़ा मार्केट इसका पश्चिम बंगाल है, जहां पर महिषासुर मर्दिनी का चित्र अभी खूब बिके बन रहा होगा। महिषासुर मर्दिनी यानी दुर्गा का एक आकृति को बनाया जाता है, और बहुत छोटा, इतना ही छोटा सा रहेगा, और उसी को बेचा जाता है। हम लोग इसका स्टोरी करने वहां गए हुए हैं, स्टोरी बनाकर उसको हमने न्यूज में कई बार छापा उसको, ठीक है। ये क्या हुआ? फिर डोकला कला के अंतर्गत महिषासुर मर्दिनी, कछुआ, बारहसिंगा, घोड़ा, आदिवासी युगल इत्यादि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया शिल्प कला में। ये शिल्प कला में कौन? मलेर खड़िया का ही एक रूप है ना, लेकिन वो अपने आप को मलेर कहते हैं, ठीक है। वो अपने आप को मलेर कहते हैं, वो खड़िया का ही एक रूप है, लेकिन ये जंगलों पर नहीं बल्कि वह अपने शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। फिर नाट्य कला में देखिए, राज्य के जनजातीय समाज में प्राचीन काल से विभिन्न अवसरों पर नाटक कला का मंचन किया जाता रहा है। अब यहाँ पर किसको क्या कहते हैं? ये कीर्तनिया। कीर्तनिया क्या है? भागवत कथा पर आधारित अगर नाटक होगा तो उसको कहेंगे कीर्तनिया, ठीक है। भागवत कथाओं पर आधारित जो नाटक होगा क्या कहलाएगा? कीर्तनिया। फिर आपके गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन का यानी पति पत्नी के संबंध, समाज के पारिवारिक संबंध जो भी आपको दिखाना होगा, उसमें क्या कहेंगे? जाट जटिन। देखिए, गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को जाट जटिन नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी पारिवारिक जीवन को दिखाने का नाटक क्या है? जाट जटिन। जाट जटिन नाट्य कला का मंचन सावन से लेकर कार्तिक के महीने तक अविवाहितों द्वारा किया जाता है ना। इसमें विवाहित लोग नहीं बल्कि अविवाहित करते हैं। इसी अवधि में भकुड़ी बंका नामक नृत्य नाटक का भी आयोजन किया जाता है। ये भकुड़ी बंका क्या है? ठीक जिस तरह से हम आपका ये बताएं ना जाट जटिन, ठीक उसी तरह से भकुड़ी बंका, ये पुरुष और महिला दोनों का रूप अलग अलग रूप बनेगा, दोनों लड़कियां ही बनेगी,
यानी पुरुष का वेश भी लड़कियां ही पहनेगी और महिला का वेश भी लड़कियां ही पहनेगी, और वह अलग अलग स्थितियों को दिखाती है। ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या है, डोमकच, है ना। डोमकच अब किसी भी शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत या नृत्य, वो डोमकच कहलाता है। किसी भी शुभ अवसर पर, आमतौर पर क्या हम लोग प्रचलन में है, महिलाओं के द्वारा, ये विवाह के अवसर पर, लेकिन किसी भी शुभ अवसर पर यहाँ प्रसिद्ध है ना, कि विशेष रूप से स्त्रियों का नृत्य गीत है। डोमकच सभी मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। विवाह के अवसरों पर, विवाह के अवसरों के अतिरिक्त देव उत्थान एकादशी, है ना, देव उत्थान एकादशी, यानी कि ये आपका वैशाख महीना के अंतिम में, वैशाख महीना के अंतिम में एकादशी, शुक्ल पक्ष का एकादशी से लेकर आषाढ़ महीने तक, है ना, आषाढ़ महीने के अंतर्गत पड़ने वाले सभी प्रकार के पर्व को हम पर्व में डोमकच का प्रयोग किया जाता है। यानी उसको देशावली कहा, देशावली जानते हैं ना, देशावली पर्व त्योहार में आएगा देशावली। देशावली से लेकर आषाढ़ महीने के अंत में जितने भी पर्व त्योहार आएंगे उसमें डोमकच नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है। राज्य में नाट्य कला को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए राज्य भर में कई नाट्य संस्थाएं हैं। ये आपका नाटक को बढ़ावा देने के लिए संस्था, इसमें एक बार पूछ दिया था गिरिडीह का, इतना याद तो नहीं रहता है, लेकिन देखिए रांची में जो नाट्य कला को बढ़ा रहा वह है रंगायन, वसुंधरा, हस्ताक्षर, रंग दर्पण, सार्थक और नाट्य कला। ये सब वो रंगमंच है जो इस समाप्त होते या लुप्त होते कला को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। अब धीरे धीरे नाटक कहीं देखे हैं क्या? पहले गांव में गांव के ही लोग अलग अलग पात्र बनते थे और अलग अलग अवसरों पर पहले से तैयारी होती थी। सामूहिक रूप से कोई बड़ा अवसर होने वाला है तो तैयारी पहले से होती थी, लोग 15 दिन 20 दिन पहले से नाटक की तैयारी करते थे और ये समाज को जोड़ कर रखता था, समाज में एक नई परंपरा को बताता था और समाज की अगली पीढ़ी को नई शिक्षा देता था। लेकिन अब खत्म, अब खत्म, मोबाइल में आ गया। हाँ ठीक है, मोबाइल में आ गया। अब यहां देखिए, ये कला में आए, अब यहां से हम लोक संगीत छड़ेंगे। लोक संगीत की शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए जैसा हमने कहा, जिसके आगे लोक लग गया मतलब वो जन साधारण की गीत है, जन साधारण की भाषा है, जन साधारण की चीज है। अब लोक संगीत में क्या कह रहा है? लोक संगीत लोक गीतों की आत्मा है। ठीक है, यानी भारतीय लोक जीवन की का सुंदरतम प्रतिबिंब लोकगीत और उसके संगीत में दिखाई पड़ता है। लोक संगीत का कोई निश्चित लिखित विधान नहीं है, इसके लिए कोई विशेष नियम भी नहीं बनाए गए हैं। झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नृत्य गायन में वाद्य यंत्रों की निपुणता बेजोड़ होती है। यहाँ प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकांश वाद्य यंत्रों का निर्माण इनके द्वारा स्वयं किया जाता है। राज्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में मुरली, पनम, ढोल, तुहरी, मृदंग, नगाड़ा, सहनाई, तुइला, भेर और मांदर, है ना, ये इतने हैं। अब किसका आकार क्या होता है? पनम देखिए, पनम, पनम क्या होता है बाबू? पनम नहीं, हाँ उसको क्या बोलते हैं? देखिए झारखंड का वायलिन, है ना, इसी को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। टुइली देखें कैसा, हाँ टुइला, हाँ, गोले मारे प्रीत कोरोना, हाँ? जिसमें लोग बाउल संगीत गाते हैं, है ना, बंगला में जो बाउल संगीत गाते हैं वो आपका क्या है? टुइला है। तो हम अब ये इस पर चलेंगे, आपको सब अब बताइए, ये बनम, बनम, अब ये हमारा क्या वाद्य यंत्र है,
ये कैसा है, रुक जाइएगा, ये शिशिर वाद्य यंत्र है, ये घनवाद्य है, अघनवाद्य है, या तंतुवाद्य है। अब जितने भी वाद्य यंत्र हैं सबका अलग अलग है। जिस किसी को भी हम फूंक कर बजाएंगे वह शिशिर है, और जिसको हम ठोक के बजाएंगे घनवाद्य है, जिसको हम रगड़ के बजाएंगे तार लगा रहेगा वह तंतुवाद्य, और जिसको हम हवा के माध्यम से बजाएंगे, फूंक कर बजा रहे हैं, वो क्या हो गया। अब ढोलक क्या होगा, नगाड़ा क्या होगा, धमसा क्या होगा, मांदर क्या होगा, कैसा होगा, घनवाद्य, ठोक के बजा रहे हैं ना जी। हाँ, तो ये क्या, अब उसमें वाद्य यंत्रों को अलग से कौन सा यंत्र है वो आपको आगे आगे मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, झारखंड में बाहर से आए हुए लोग तथा यहाँ पहले से निवास कर रहे लोग के मध्य सेतु का कार्य, नृत्य और गायन एक दूसरे के समाहित होते चले गए। परिणाम स्वरूप यहाँ मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ है। यानी पहले से जो लोग रह रहे उनका अपना शैली है, और बाहर से कुछ लोग आए उनकी अपनी शैली है, और दोनों जब मिल गए तो दोनों का अपना मिश्रित शैली जो विकास हुआ वो मिश्रित शैली के रूप में यहाँ विकास हुआ है। और यहाँ पर अब देखिए, हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे और पूरा कल समाप्त होगा। राज्य में लोक संगीत की मुख्य रूप से लोक संगीत को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है, एक जनजातीय लोक संगीत और एक क्षेत्रीय लोक संगीत। ये जितना भी दिखाई दे रहा इन सब में नागपुरी लोक संगीत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है, इसके ऊपर दूसरे लोक संगीतों का प्रभाव है। नागपुरी लोक संगीत को काल और मौसम के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, और यही आप समझिए कि झारखंड में जितना भी लोक संगीत है वह इसी 4 रूप में पड़ेगा। अब बोलेंगे जिस किसी भी लोक संगीत को मौसम के आधार पर गाए बजाए जाते हैं वह क्या कहलाएगा, मौसमी। जैसे फगुआ किस मौसम में, फागुन तो महीना है, मौसम कहाँ है, हाँ? फागुन मौसम थोड़ी है। उदासी किस मौसम में होने वाला लोकगीत है, चैत वैशाख। उदासी, उदासी में कैसे होते बाबू, हाँ हाँ, जैसे फगुआ में क्या होता है, लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार बजाते हैं, माने जताते हैं, और अपना मनोरंजन के लिए शाम को लोग आयोजन करते हैं। और उदासी ये उत्तर प्रदेश और बिहार में चैता कहलाता है ना, वो चैता कहलाता है, और आपका झारखंड में वो उदासी कहलाता है। ये चैता में क्या है, चैत महीने में गाए जाने वाले लोक संगीत, वो चैता कहलाया। और बड़ा ये होता पावस सावन में, और भदवाही ये उस भादों में, यानी वर्षा काल में। अब ये त्योहारी जो लोक संगीत है वो क्या, कर्मा कब गाते हैं, करम पर्व में, भादों में, भादो एकादशी में, करम पर्व में। ये कर्मा, जितिया, जितिया कब होता है, हाँ, ना 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 ना, ये आश्विन महीने में, आश्विन महीने में तृतीया तिथि को, है ना, तृतीया तिथि को, वह शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है ज्योतिया। ज्योतिया शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ज्योतिया, जिस दिन आपके यहाँ पर काड़ा काटा होता है ना, उस दिन ज्योतिया होता है, ठीक है। ज्योतिया ये किसके लिए मनाया जाता है, कर्मा किसके लिए, भाई के लिए। करम धर्म पढ़िए कि नहीं, हाँ? ज्योतिया किसके लिए, पुत्र के लिए। चौराहे किसके लिए, अपने पशुओं के लिए। तीज किसके लिए, हाँ, पति के लिए, हाँ। तो बोलता है ना, ये क्या है कि 364 दिन जीने नहीं देती और तीज करके मरने नहीं देती है, ठीक है ना। तीज क्या है कि 364 दिन जीने नहीं देती है और तीज करके मरने नहीं देती है, ठीक है। ये हो गया।
अब ये क्या त्योहार में गाया जाने वाला संस्कारी गीत, यानी संस्कार के गीत, जो देवी गीत, झंझायन गीत और बिहा गीत, ये संस्कार में है। नृत्य गीत में ये मर्दाना झूमर, जनाना झूमर, लुझरी, दमकच और खेमटा। अब एक एक चीज को हम कल चलेंगे इस पर कि ये कब और कैसे गाया जाता है, उसका नृत्य के साथ आपको बताएंगे। माने नृत्य हम करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको वो बताएंगे। इसके बाद वाद्य यंत्र आएगा। ये पोर्शन अगर हम लोग अच्छा से कर लेना, हमें मूलतः आज परिचय ही समझिए, कल से बहुत सारे तथ्य मिलेंगे इसमें। आज के क्लास में तथ्य कम थे, लेकिन कल से बहुत सारे तथ्य मिलेंगे और उसी तथ्य पर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तथ्य कल से मिलेंगे आपको। यह अभी केवल लोक संस्कृति का, लोक कला का परिचय था। अब इसके बाद कल से मिलेगा, जिसमें आपको प्रत्येक कितने, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लोक संगीत पढ़ेंगे, लोक गीत पढ़ेंगे, लोक आपका जो वाद्य यंत्र है उसको पढ़ेंगे, है ना, ये उसको पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज यहीं पर आप लोग को छोड़ रहे हैं।